हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। हेरिडिटी का मतलब होता है कि पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बच्चे में जाना, तो इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक स्पीसीज में एक पर्टिकुलर टाइप के चेंजेस आते आते इतने ज़्यादा चेंजेस इकट्ठे एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि वो एक नई स्पीसीज को जन्म दे देते हैं, पूरे के पूरे एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं डेफिनेशन से। अगर हम देखें तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स, ट्रेड्स का ट्रांसमिशन होना फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज हेरिडिटी। अब वो ट्रेड्स मतलब करेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? हाइट हो सकती है, हेयर कलर हो सकता है, शेप ऑफ ईयर हो सकता है, शेप ऑफ चिन, शेप ऑफ नोज एटसेट्रा। अब इवोल्यूशन की बात करें तो इवॉल्व होना, किसी भी स्पीसीज के अंदर इतने सारे करेक्टरिस्टिक्स का चेंज आ जाना कि एक नई की स्पीसीज बन जाना, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। नेक्स्ट होता है वेरिएशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। देखो, किसी स्पीसीज में एक चेंज आना, डिफरेंस आना, और वो जुड़ते जाना और उस स्पीसीज का वो एक पार्ट बन जाती। जैसे जिराफ की जो गर्दन थी वो पहले छोटी थी, फिर वो घास जमीन पे नहीं होने की वजह से पेड़ में से खाना खाने लग गया, फिर उसकी जो गर्दन है वो स्ट्रेच होने लग गई, और स्ट्रेच होते 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 क्या हुआ, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई कि आज इतने लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेच हुई कि वो आज के टाइम पे भी यहाँ पे आपको स्ट्रेच गर्दन ही दिखती है आपकी जिराफ की। तो पहले जिराफ की गर्दन ये नहीं थी, तो ये क्या है? वेरिएशन। और अभी जो वेरिएशन है वो एक्यूमुलेट हो गया, जुड़ता गया और इस तरीके से आपको जिराफ की गर्दन दिखती है। सम इम्पोर्टेंट टर्म हम मेंडल की थ्योरी को पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। पहली टर्म होती है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज नथिंग बट आपकी जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक पूरा छोटे रस्सी जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। उसके अंदर आपका क्या होता है? उसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के छोटे छोटे हिस्सों को हम जीन्स बोलते हैं। तो मिलियंस ऑफ जेनेटिक्स आपके एक डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? जीन है। ये पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है ये एक डीएनए है, और इसका जो छोटा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जीन। मतलब डीएनए इज अ लॉन्ग स्ट्रेच थिंग, और उसका जो छोटा सा यूनिट होता है उसको एक जीन बोलते हैं, और एक जीन एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए का स्मॉल पार्ट इज नोन एज जीन। क्लियर बात? अब हम कुछ और टर्म्स के बारे में देख लेते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पापा हैं और मम्मी है। पापा की अगर जो आईज है, आंखों का कलर है वो ब्राउन कलर है, और मम्मी की आंखों का कलर अगर ब्लू कलर है, और बच्चे का जो आंखों का कलर है वो अगर ब्राउन कलर होता है, तो यहाँ पे डैड एंड मॉम दोनों में से कौन डोमिनेट कर रहा है? तो डैड डोमिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। अगर पेरेंट्स में मतलब अगर मोम की तरफ बच्चे की शक्ल जाती है तो मोम डोमिनेट अपने करेक्टर्स बच्चे को इनहेरिटेट कर रही है। अगर डैड के करेक्टर्स जाते हैं तो डैड अपने बच्चे को डोमिनेट। ये फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड भी नहीं करता किसी चीज़ पे, ये बस होता है कि किसी किसी के पेरेंट्स में मोम के करेक्टर्स डोमिनेट करते हैं, किसी किसी के पेरेंट्स में डैड के करेक्टर्स डोमिनेट करते हैं, और जिसके नहीं करते हैं उसको हम रिसेसिव बोलते हैं, और उन ट्रेड्स को हम रिसेसिव ट्रेड बोलते हैं। तो डोमिनेट ट्रेड का मतलब समझ आया और रिसेसिव ट्रेड का मतलब समझ आया। अब देखो, एक होता है फेनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। देखो, फेनोटाइप इज अ कंपोजिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम देख सकते हैं आंखों से, जैसे कलर हो गया, रिंकल्ड है कि कैसा है, मतलब वो देखा जा सकता है, उनको हम फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और जीनोटाइप वो होते हैं जिनको हम कोडिंग के अकॉर्डिंग समझते हैं। अभी हम जब पढ़ेंगे जब अच्छे से समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे F1 एंड F2 जनरेशन का मतलब क्या है? देखो, F1 जनरेशन का मतलब है कि पहली जनरेशन, मतलब पहले पेरेंट अपने बच्चे को पैदा करते हैं। अब जो बच्चे होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन को जब पैदा करेंगे तो जो बच्चे होंगे उनको हम F1 जनरेशन बोलेंगे, और बच्चों के बच्चों को हम F2 जनरेशन बोलेंगे, और बच्चों के बच्चों को हम F3 जनरेशन बोलेंगे। इस तरीके से डिफाइन किया गया है मेंडल की थ्योरी में। क्लियर आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे F1 और F2 जनरेशन, पेरेंटल जो है वो F1 और F2 जनरेशन को जन्म देते हैं। अब यहाँ पे जो मेंडल हैं उन्होंने पी प्लांट्स को यूज़ किया पूरी की पूरी इनहेरिटेंस को समझाने के लिए। तो ऐसा ही क्यों है कि भाई इनहेरिटेंस को समझाने के लिए मेंडल ने पी प्लांट्स ही यूज़ क्यों किया? क्योंकि देखो, पी प्लांट्स यूज़ करना बहुत ईजी है। पी प्लांट्स जल्दी रिजल्ट देते हैं, तुरंत रिजल्ट दे रहे थे, सब कुछ जल्दी जल्दी दिखा रहे थे, इसलिए उनको यूज़ करना, उसको समझना बहुत ईजी था। अगर किसी
मान लो आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता तो मेंडल की कई पीढ़ियाँ लग जाती एक कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए। तो जो पी प्लांट्स थे उनके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट और क्लियर रिजल्ट दे रहे थे। क्लियर बात। अब हम मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस को समझेंगे मेंडल की थ्योरी जो कि उन्होंने की और उसको लिख के गए, उसको हम समझते हैं। जॉर्ज मेंडल ने दिया, पी प्लांट्स इसमें यूज किया और हाइट को देखा। मोनोहाइब्रिड शब्द का मतलब क्या है? मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग चीज़ों को मिला देना, इसको हाइब्रिड बोलते हैं। मोनो मतलब सिंगल। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें उन्होंने एक ही कैरेक्टरिस्टिक लिया। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक ड्रॉफ और एक टॉल, मतलब कि ड्रॉफ और टॉल के बीच में क्रॉस हाइब्रिडिंग करवाई और रिजल्ट्स देखे कि यहाँ पे क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो जो पेरेंटल जनरेशन थी पी प्लांट्स की, अब मैं टॉल को कैपिटल टी से और ड्रॉफ को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो देखो, जब जनरेशन बनेगी नेक्स्ट तो उसमें टी टी इस तरीके से गैमेट्स बन सकते हैं। गैमेट्स वो जो आगे जाके बच्चे बनाएंगे। तो कैपिटल टी दो मिल सकते हैं, स्मॉल टी दो मिल सकते हैं। अब स्मॉल टी कैपिटल टी से मिल सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देखो, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन निकल के आई उसमें सबके सब कैसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो कैपिटल टी का ही रिजल्ट बनेगा और वो कैपिटल टी का मतलब है डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो फिनोटाइप होगी वो क्या होगी, देखने से हमें क्या पता चलेगा कि जितने भी प्लांट बनेंगे ऐसे बीज से वो सारे टॉल होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं, ऑल टॉल। और जो जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो कैपिटल टी है वो यहाँ पे डोमिनेट देखने को मिला। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में कितनी पॉसिबिलिटीज है। सेकंड जनरेशन में जब फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेगी उसको ही नेक्स्ट प्रोडक्शन को हम F2 जनरेशन बोलेंगे। तो इसमें पॉसिबिलिटी है ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल। तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या देखने को मिला, 3:1। जो 3 होंगे वो टॉल होंगे। देखो ये टॉल है, ये टॉल है और ये टॉल है। तो 3 इज टॉल, 1 इज डॉफ, एक छोटा बन सकता है किसमें, सेकंड जनरेशन में। मोनोहाइब्रिड चल रहा है अभी। तो टॉल रेशियो ड्रॉफ का रेशियो होगा 3:1। और जीनोटाइप यहाँ पे क्या क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। आप बोलोगे 2 बार है तो इसको 1 बार क्यों लिखा, तो यहाँ पे जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उनको 1 बार ही लिखा जाएगा। अब हम एक प्यूनेट स्क्वायर, अब ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा, ये जाल आप देख रहे हो वेब, इसको समझना हार्ड है। तो एक प्यूनेट साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक प्यूनेट स्क्वायर की खोज करी। उन्होंने बोला कि जितने भी आपके पॉसिबल गैमेट्स हैं उनको आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरीके से लिखो, और ये जो कॉलम है इसके अंदर जो जो आ रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे। ये प्यूनेट थे, इन्होंने प्यूनेट स्क्वायर की खोज करी थी। तो देखो मैं यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल टी और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपकी रिजल्ट्स बन सकती हैं। तो ये इजी वे है एज कंपेयर टू लास्ट वन। इससे इजी तरीका है आपका प्यूनेट स्क्वायर। तो प्यूनेट स्क्वायर इज इजी मेथड। तो प्यूनेट स्क्वायर में आप गैमेट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में लिख के बस क्रॉस यहाँ पे बॉक्सेस में लिख दो, तो दीज आर द रिजल्ट्स। ठीक है। अब डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस को समझेंगे। डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब है कि यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक लिए गए। कौन कौन से, राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो का मतलब है कि जो पी है, जो मटर का दाना है वो राउंड है, बिल्कुल रिंकल्ड नहीं है और येलो कलर का है। और दूसरा मटर का दाना है वो रिंकल्ड है और ग्रीन कलर का है। तो हमने राउंड को कैपिटल आर से और येलो को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया, रिंकल्ड को स्मॉल आर से और ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये आ सकती हैं। अब ये गैमेट्स हैं, दीज आर द गैमेट्स। अब उसके बाद में पहली जो जनरेशन बनेगी, मैंने बताया कि हम यहाँ पे प्यूनेट स्क्वायर यूज करने वाले हैं। तो पहली जो जनरेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। प्यूनेट स्क्वायर इज इजीएस्ट मेथड। आप बोलोगे यहाँ पे सिंगल क्यों नहीं लिया, यहाँ पे हम टू कैरेक्टर ले रहे हैं। तो ये जो एक गैमेट्स है वो उसमें 2 कैरेक्टर शो करेंगे। दीज आर द जीनोटाइप्स। दीज आर द जीनोटाइप। अगर मैं मोनोहाइब्रिड करवाता तो ये 2 की जगह 1 ही लेता यहाँ पे। तो गैमेट्स यहाँ पे 2 आपके क्या करेंगे, जीन्स शो करेंगे। गैमेट्स 2 पॉइंट शो करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने 2 को रख दिया। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होंगी, ये और ये। जितनी भी मैं कैपिटल में चीजें लिख रहा हूँ वो सारी वो है जो डोमिनेट कैरेक्टर रखती थी
मैंने नहीं रखी है ये मेंडल की थ्योरी, ये थ्योरी मतलब उन्होंने लिख दी है एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो जितनी भी कैपिटल में लिखी वो ये था कि ये सारी की सारी डोमिनेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो पक्का राउंड एंड येलो एक पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो। तो जो पहली जनरेशन बनेगी उसमें फिनोटाइप राउंड एंड येलो ही देखने को मिलेगा, क्लियर, और जीनोटाइप भी राउंड एंड येलो ही देखने को मिलेगा। अब जो सेकंड जनरेशन है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर आप ये पॉसिबिलिटीज देख सकते हो, ये कॉम्बिनेशन आपको गैमेट्स के देखने को मिलेंगे। अब ये किस तरीके से आपका रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है उनको मैंने प्यूनिट स्क्वायर में कुछ इस तरीके से लिख दिया सारी पॉसिबिलिटीज़ को, और जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे। आप आराम से इसको बना सकते हो, आप सारी पॉसिबिलिटी को लिखो और जो बॉक्स है उस बॉक्स में उन पॉसिबिलिटीज़ के चीज़ों को आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे राउंड एंड येलो कितने देखने को मिले, 9, राउंड एंड ग्रीन 3, रिंकल्ड एंड येलो 3, रिंकल्ड एंड ग्रीन 1। तो जो फिनोटाइप आया वो 9:3:3:1 आया, और जीनोटाइप आया 1:2:1:2:4:2:1 इस तरीके से आया। आप बोलोगे जीनोटाइप क्या है, ये जीनोटाइप, तो मैंने बताया कि जो देख के पता चले कि राउंड येलो 9 आएंगे, राउंड ग्रीन 3 आएंगे, रिंकल्ड, ये देख के पता चल रहा है। लेकिन जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप है आपका ये जो आर कैपिटल कैपिटल वाई है वो कितने हैं, तो उस तरीके से ये एक जीनोटाइप है। ये जो लिखा हुआ है ये जीनोटाइप है, लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है ये फिनोटाइप है, ठीक है। तो जीनोटाइप के रेशियो तो एग्जाम में सीधा आता है कि आप यहाँ पे फिनोटाइप का रेशियो लिखो डाई हाइब्रिड में मोनो मतलब डाई हाइब्रिड के यूनिट स्क्वायर से, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आपको पूरा ये बनाना पड़ेगा एग्जाम में। ये बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ बॉक्स बनाना है, जितनी पॉसिबिलिटीज है वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, और उनके नंबर्स, उनके जो वैल्यूज है वो लिख देने हैं, वेरी इजी। अब यहाँ पे आती है हाउ डू ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। तो अब ब्लड ग्रुप्स कैसे इनहेरिटेड होते हैं, देखो मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं है आपके, मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, नहीं तो बहुत ही डिटेल में जाती है ब्लड ग्रुप की सीरीज। तो देखो मैक्सिमम जो आपको ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा वो ए बी और ओ और ए बी इस तरीके से देखने को मिलेगा, अकेला ए, अकेला बी, अकेला ए बी और ओ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो डोमिनेट करता है वो ए बी डोमिनेट करता है, ठीक है, याद रखना ए बी डोमिनेट करता है। तो ए और ओ अगर होगा, पापा का ए होगा मम्मी का ओ होगा, या मम्मी का ए होगा पापा का ओ होगा, तो यहाँ पे ए और बी डोमिनेट करते हैं, तो ये इसका बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है, ए होने वाला है। और यहाँ पे बी और ओ में बी होने वाला है, ए बी में ए बी होने वाला है, और ओ दोनों रिसेसिव हैं तो ओ होने वाला है। क्लियर हो गई बात, इतनी समझ में आ गई। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप में ए और बी जो हैं वो ओ को डोमिनेट करते हैं, वेरी इजी। सेक्स डिटर्मिनेशन की सेक्स किस तरीके से डिटरमाइन होता है कि लड़का या लड़की, तो देखो जो लड़का होता है उसके अंदर एक्स और वाई स्पर्म होते हैं, लड़की के अंदर सिर्फ एक्स आप बोल सकते हो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्म नहीं क्रोमोसोम होते हैं। लड़के के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो लड़का और लड़की होना लड़के पे निर्भर होता है, ना कि लड़की पे। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी कपल के लड़का होगा या लड़की, ये लड़के के ऊपर, मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके लड़का होगा कि या लड़की। फीमेल के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। फीमेल के पास तो एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा, लेकिन आदमी के पास वाई और एक्स क्रोमोसोम मिलता है। अगर लड़के का वाई क्रोमोसोम चला जाता है लड़की के अंदर तो लड़का बनता है लड़का, अगर वाई क्रोमोसोम की जगह एक्स क्रोमोसोम चला गया तो लड़की बनती है, वेरी सिंपल। अगर y चला गया और लड़की का तो सिर्फ x ही आएगा, तो एक्स वाई क्या हो गया, लड़का, और लड़के का भी x चला गया तो लड़की, सिंपल। अब एक्वायर और इनहेरिटेंट ट्रेट्स क्या होती हैं, देखो एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेंट, देखो इनहेरिटेंट ट्रेट्स तो वो होती है जो आपको अपने मम्मी पापा से मिली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बिल गेट्स हैं वो बिल गेट्स के पापा जैसी शक्ल इनकी है, तो ये जो शक्ल का होना है ना वो इनहेरिटेड ट्रेट है। लेकिन बिल गेट को कंप्यूटर का ज्ञान होना ये एक एक्वायर्ड ट्रेट है। सिमिलरली शाहरुख खान की शक्ल उसके बेटे जैसी है, या फिर शाहरुख खान के बेटे की शक्ल शाहरुख खान जैसी है, तो ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। लेकिन शाहरुख खान जैसी एक्टिंग स्किल सीखना वो एक एक्वायर्ड ट्रेट है। तो ये इनहेरिटेड ट्रेट होती हैं, दिखना, चिन का शेप, नोज का शेप, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लेकिन
ब्रेन की डेवलपमेंट, स्किल का सीखना, ये एक्वायर्ड ट्रेट होती है, ये कोई भी आदमी सीख सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं इवोल्यूशन पे। देखो इवोल्यूशन ये तो इनहेरिटेंस हो गया, इवोल्यूशन मतलब कोई भी चीज़ इवॉल्व कैसे हुई। तो मैंने बताया कि हम धीरे धीरे बंदर से इंसान बने, ऐसे आप समझ लो इसको। तो इवोल्यूशन के एविडेंस क्या है भाई, हमको प्रूव करो कि हमारा इवोल्यूशन हुआ है। तो देखो इवोल्यूशन का हमें सबसे जो सिंपल एविडेंस मिले हैं वो दिखे हैं यहाँ पे, होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस क्या होता है, दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन काम अलग अलग करते हैं। ऑर्गन्स हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। मतलब दिखते एक जैसे हैं लेकिन हर जानवर में दिखते एक जैसे उनकी स्ट्रक्चर, लेकिन काम अलग अलग करते हैं। उनको हमने देख के पता लगा कि यार पक्का हम ना इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि शेप एक जैसी है लेकिन कंडीशन के हिसाब से हम उनका यूज़ अलग अलग तरीके से करने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा आता है कि राइट द होमोलॉजिस ऑर्गन और क्या होते हैं और एनोलॉजिस ऑर्गन क्या होते हैं। इस ये तो मतलब लिख लो, गारंटी से आएगा, मैं मोहर लगा के दे सकता हूँ। तो ये समझ में आ गई। एनोलॉजिस क्या होते हैं, एनोलॉजिस का मतलब होता है दोज ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट काम एक जैसा होना। स्ट्रक्चर का अलग होना लेकिन काम एक जैसा होना, ठीक है। तो ये एनोलॉजिस बोले जाते हैं। होमोलॉजिस दिखना एक जैसा लेकिन काम अलग अलग होना। तो ये दोनों कंफ्यूजिंग है, इनको लिख लेना। उसके बाद में हमने देखा फॉसिल्स, ये भी एक एविडेंस है इवोल्यूशन का। तो फॉसिल्स में हमने देखा कि यार हमारे जो पूर्वज से भी पूर्वज डायनासोर वगैरह है ना, वो उनके भी कुछ ऐसे चीज़ें दिखी हमें, या फिर हमने औरंगुटान देखा, वो देखा कि यार हम पक्का कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं चिंपैंजी औरंगुटान से। फॉसिल्स के जरिए हमने देखा, डायनासोर के फॉसिल्स को देख के पता लगा कि हमसे पहले यहाँ पे डायनासोर रहते थे अर्थ पे। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को देखा। उसके बाद में डार्विन की एक थ्योरी आती है इवोल्यूशन की। ये डार्विन है, इनकी थ्योरी आती है। उनकी डार्विन की थ्योरी की कुछ सेंटेंस है, वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डार्विन की थ्योरी के 5 सेंटेंस लिखो, 5 बातें लिखो। तो उन्होंने बोला विद इन अ पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन, सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन देन अदर्स। इसका सिंपल सा मतलब बताता हूँ। एक 100 लोगों के ग्रुप में कुछ लोग ज़्यादा ही अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं अपनी बॉडी में। इवन दो ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स द पॉपुलेशन रिमेन द फेयरली कांस्टेंट। उन्होंने बोला कि कितना भी पैदा कर लो लेकिन लोग उतने ही मर जाएंगे अपने आप, तो जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहने वाली है। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन द पॉपुलेशन एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल्स, द फिट इंडिविजुअल्स पॉजिंग द फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। इसका मतलब यह है कि ये जितना भी पॉपुलेशन है ना, इसमें जो अनफिट पॉपुलेशन है वो अपने आप ही इंस्टिंक्ट मतलब गायब हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, और जो फिटेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है वही सर्वाइव करेंगे और वही रिप्रोड्यूस करेंगे। द इंडिविजुअल्स हैविंग फेवरेबल वेरिएशन पास ऑफ द वेरिएशन टू प्रोजेनी फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। जिनके अंदर मतलब वेरिएशन, फेवरेबल वेरिएशन होगी वेदर से, हर तरीके से वो अपनी जो करेक्टरिस्टिक है उसको जनरेशन टू जनरेशन पास कर सकेगी। These variation accumulated over long period time, ये जितने भी वेरिएशन आएंगे वो बहुत दिनों तक पास होते रहेंगे और एक नई स्पीसीज का जन्म होगा। तो ये 5 बातें आपको डार्विन की जरूर से जरूर याद रखनी है। उन्होंने एक चीज़ बताई, स्पेशिएशन। देखो स्पेशिएशन का मतलब है कि किस तरीके से एक नई स्पीसीज बनती है। एक ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, वो एक जोग्राफिकल वेरिएट की वजह से अलग अलग जगह रहने लग गई, और अलग अलग रहने की वजह से यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, मतलब एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पे अलग कंडीशन है, यहाँ पे अलग कंडीशन है। तो जो इधर रहने वाली पॉपुलेशन थी और यहाँ पे अलग पॉपुलेशन थी, वो दोनों अलग स्पीसीज को जन्म देंगी आगे जाके बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल डिफरेंसेस। तो इसको स्पेशिएशन बोलते हैं। क्लियर? द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप इज कॉल्ड द स्पेशिएशन। स्पेशिएशन के प्रोसेस से ही नई स्पीसीज बनती है बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल बैरियर्स। ठीक है, तो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।